Hello guys, welcome to my YouTube channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the biomechanics of human spine 9 चैप्टर। इसकी डिटेल वीडियो भी आपको A. मेडिकल नॉलेज पे मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो कॉन्सेप्ट है वो दे दूंगी, ताकि आप वाइवा के लिए अगर ये वीडियो देखो या फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहो तो ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन सुपाइन। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सुपाइन का स्ट्रक्चर। सुपाइन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हमारे पास जो होती है सुपाइन हमारी कर्व है और यहाँ पे 33 वर्टिब्रीज आ रही होती है। ठीक है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री आ रही थी, 12 थोरेसिक आ रही थी, 5 लंबर वर्टिब्री आती है, 5 फ्यूज सेक्रल वर्टिब्री आ रही होती है, 4 हमारे पास स्मॉल फ्यूज कॉक्सियल वर्टिब्री आ रही होती है। ठीक है, ये बातें जो है ये एमसीक्यूज में आ सकती है। दूसरी हमारे पास आ रहा है कि 2 वर्टिब्री के दरमियान जो सॉफ्ट टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है ना, और उसे हम कहते हैं मोशन सेगमेंट, जो हमारे पास क्या कर रहा होता है, मोशन जो अलाउ कर रहा होता है, और यही फंक्शनल यूनिट है। मतलब 2 वर्टिब्री है फॉर एग्जाम्पल, और उनके दरमियान में जो सॉफ्ट टिश्यू का स्ट्रक्चर है उसे हम कह रहे हैं मोशन सेगमेंट। मोशन सेगमेंट जो होता है फंक्शनल होता है। अब वर्टिब्री की जॉइंट्स की बात कर लीजिए, तो वर्टिब्री और एक दूसरी इसके ऊपर, जैसे ये वर्टिब्री है, इसके ऊपर दूसरी वर्टिब्री रहेंगे, एक जॉइंट होगा, और 2 जो होते हैं वो फेसेट के जॉइंट होते हैं, तो एक वर्टिब्री 3 जॉइंट बना रही होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। देन उसके बाद वर्टिब्री का स्ट्रक्चर आ गया। अभी सारी चीज़ें जितनी भी बताई है वो एमसीक्यूज के लिए, और फिर उसके बाद वर्टिब्री का स्ट्रक्चर आ रहा होता है। वर्टिब्री के स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्टिब्री में 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि इसके अंदर बॉडी होती है, इसके अंदर बोनी प्रोसेस होते हैं और न्यूरल आर्च होती है। बॉडी जो होती है हमारा वेट बेयर कर रही होती है, बोनी प्रोसेस जो होते हैं इसमें ट्रांसफर स्पाइनोसम प्रोसेस होता है। न्यूरल आर्च की बात की जाए तो वो हॉलो रिंग होती है, इनवर्टिब्रेट डिस्क में हो रही होती है। ठीक होगा, और इसके बाद जो होती है C1 जो होती है हमारे पास एटलस होती है, C2 एक्सिस होता है। सबसे पहला जो जॉइंट बन रहा होता है नेक के अंदर ही मैंने बताया था एटलांटा ऑसिपिटल जॉइंट, जो कि मैंने आपको डिटेल बताई हुई है, उसकी डायग्राम भी दिखाई हुई है। A. मेडिकल नॉलेज पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एटलांटा ऑसिपिटल जॉइंट आ रहा था, जो हमारे पास 14 to 50% परमिट कर रहा था मोशन को। लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सियल रोटेशन आ रही होती है। ठीक है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री आ रही होती है, वो 25% रोटेशन 75% रोटेशन कर रहा था, और जो हमारे पास 14% वो एक्सटेंशन कर रहा होता है, और जो हमारे पास आ रहा था ना लेटरल फ्लेक्शन वो 24% कर रहा होता है। देन उसके बाद सर्वाइकल रीजन के आगे फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्टिब्री का साइज जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे थे, जैसे मतलब सर्वाइकल रीजन में मूव कर रहे लंबर रीजन में, तो वर्टिब्री का साइज ज़्यादा बढ़ रहा होता है। वर्टिब्री जो होती है लंबर वर्टिब्री की बात की जाए तो लार्ज और थिक होती है। ठीक है, सुपीरियरली इसके ऊपर ना मतलब सुपीरियर रीजन जो होता है वो हमारे पास आपको पता है वो सुपाइंस का होता है। ठीक है, या आगे जैसे जैसे हम नीचे की मूव कर रहे होते हैं तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ रहा होता है तो साइज इंक्रीज हो रहा था और स्ट्रेस भी ज़्यादा लग रहा होता है। ठीक होगा, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे फेसेट जॉइंट होता है वो डिस्क के अंदर 80% सुपाइन की एबिलिटी हो रही होती है और रेजिस्ट कर रहे होते हैं हमारे पास रोटेशन और टॉर्शन को। ठीक है, अगर फेसेट जॉइंट जो होता है वो हमारे पास 30% कंप्रेशन लोड इसके ऊपर आ रहा होता है फेसेट जॉइंट के अंदर। ठीक है, और जब सुपाइन हाइपर एक्सटेंशन में जा रही होती है खासतौर पर तब जो होता है वहाँ पे कंप्रेशन लोड ज़्यादा आ रहा होता है। ठीक है, देखो ये वर्टिब्री है ना, तो ये कंप्रेस हो रही होती है जब भी आप फ्लेक्शन कर रहे हो एक्सटेंशन कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास L5 और S1 आ रहा था फेसेट जॉइंट। देन उसके बाद आता है इनवर्टिब्रेट डिस्क। इनवर्टिब्रेट डिस्क की बात कर ली जाए तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। इनवर्टिब्री के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आपने बतानी कि एनुलस फिब्रोसिस और न्यूक्लियस फिब्रोसिस आ रहा था। एनुलस फिब्रोसिस की बात कर ली जाए तो एनुलस फिब्रोसिस जो होता है ये हमारे पास 15 से 25 इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ रहा होता है। देख सकते हैं ये एनुलस फिब्रोसिस, अगर अंदर की साइड पे जो है इनर वाला न्यूक्लियस फिब्रोसिस आ गया। ठीक होगा, और यहाँ पे कोलेजन 5 टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और जो हमारे पास एनुलस फिब्रोसिस होता है ना, इसकी 3 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। कोलेजन से मिलकर बना 30% और ये थिक फिब्रोसिस होता है, और न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होता है ये हमारे पास 40 to 45% होता है और 90% इसमें वाटर होता है। ठीक है, और जो ये सेंट्रल मटेरियल होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस, और इस पे जो न्यूक्लियस पल्पोसिस पे हमेशा याद रखना है कंप्रेशन ज़्यादा आ रहा होता है। ठीक होगा, मतलब बॉल लाइक है ना, आगे हम पढ़ेंगे बॉल लाइक है तो कंप्रेशन इस पे ज़्यादा आ रहा होता है। न्यूक्लियस जेलेटिन मटेरियल है, 40 to 50% ये वॉल्यूम हेल्दी है, डेल्ट में 90% इसमें वाटर होता है, बाकी प्रोटोग्लाइकन्स और कोलेजन्स वगैरह होता है। ये देखिए क्वेश्चन होता है वर्टिब्री के दौरान। हाइट जो होती है 1/4 वर्टिब्री की वजह से होती है, और ये कर्व्स आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं, और हाइपर एक्सटेंशन में पोजीशन बनाई हुई है। ठीक होगा, देन उसके बाद हमारे पास ना ये जो चीज़ है ना इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता लग रहा होता, जब भी हमारी वर्टिब्री हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन या लेटरल फ्लेक्शन में जा रही है तो कंप्रेशन स्ट्रेस आ रहा है। ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, अब वर्टिब्री गोइंग टू द फ्लेक्शन एक्सटेंशन या लेटरल फ्लेक्शन तो कंप्रेशन स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा होता है, जबकि हाइपर एक्सटेंशन में जा रही होती है तो टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा होता है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो रहा है, पुलिंग करना है, स्ट्रेचिंग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से खींच रही तो ये टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, जबकि स्पाइनल के अंदर रोटेशन जब आ रही हो तो फिर
फिर हमारे पास क्या रहता है, शेयर स्ट्रेस आ रहा था। ये स्ट्रेस का बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप पीछे करके भी वीडियो देख सकते हैं कि कौन से स्ट्रेस कब आ रहे हैं, ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मैकेनिकली कोलाइड हो रहता है। अब इसके दरमियान न्यूक्लियस पर प्रोसेस एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास बॉल बेरिंग फ्लूइड की तरह हो रहा था, ठीक है, रोल अप कर रहा है। जब फ्लेक्शन एक एक्सटेंशन होता है वर्टिब्री में रोल ओवर कर रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो होता है हमारे पास स्ट्रेस जो होता है डिस्क पे सिग्निफिकली हायर आ रहा होता है फ्लेक्शन के दरमियान, ठीक है, 450 टाइम ज़्यादा आ रहा था। जो मैंने बातें बताई कि लेटरल फ्रैक्चर में कौन कौन से स्ट्रेस आ रहे हैं ये पता होना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं इसे कह रही हूँ कि ये जो है फ्लेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे कंप्रेशन आएगा और यहाँ पे टेंशन आ रही होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो बैक के मसल जो है वो टेंशन क्रिएट करें, इलोंगेशन करें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है बिहेवियर वर्टिब्री का। बिहेवियर पे जब भी वर्टिब्री पे स्ट्रेस आ रहा होता है तो वाटर जो होता है वो आउटसाइड मूव कर रहा होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए सॉल्ट और सोडियम ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं ताकि इक्वल अमाउंट रहे, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कि हाइट जो होती है वो 2 सेंटीमीटर जब हम जो होता है वो हमारी इंक्रीज़ कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है जैसे आप 54% लो शक्कर हो जाता है जैसे आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में वेकअप होते हैं, क्योंकि नाइट इसी के साथ जब अब हम रात को सो रहे होते हैं तो वो हमारी हाइट जो होती है वो हाइड्रेशन की वजह से इंक्रीज़ कर रही होती है और डे टाइम जैसे हम उठते हैं तो वो कम हो रही होती है, ठीक हो गया। ये हो गया। देन उसके बाद आपने ये बता देना है कि अर्थ में जो होता है अगर आप बात करें तो जो हम करें एस्ट्रोनॉट की बात, तो एस्ट्रोनॉट जो होता है उसमें भी यही हो रही होती है कि वहाँ पर भी उनकी एस्ट्रोनॉट में 5% जो होता है 5 सेंटीमीटर जो होता है वो हाइट इंक्रीज़ कर रही होती है। अब अर्थ की बात करें तो टिपिकली जो होता है पर्सन जैसे मॉर्निंग में राइज हो रहा होता है, ठीक है, जैसे आप सुबह सुबह उठे वॉक के लिए गए तो हाइट डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि स्पाइनल स्टिफनेस जो होती है रात के वक्त ज़्यादा हो रही थी, हाइट ज़्यादा हो रही थी, ये हाइट का सारा क्या। और 6.3 जो होती है वो हमारे पास कम हो रही होती है, ठीक है, डिक्रीज़ आ रही होती है। देन उसके बाद हमारे पास आती है ब्लड सप्लाई की बात। 8 साल की उम्र तक जो होती है वो हमारे पास वैसे हम ब्लड सप्लाई दे रहे होते हैं, उसके बाद एवास्कुलाइजेशन शुरू हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि हेल्दी न्यूट्रिशन स्टेटस है, ठीक है। पंपिंग एक्शन हो रहा होता है, ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन और फ्लूइड जो होता है वो मेटाबॉलिज्म वेस्ट बाहर मूव कर रहा है, न्यूट्रिशन दोबारा मूव करे तो पंपिंग एक्शन कर रहे होते हैं। एवास्कुलर सप्लाई होती है ना, मतलब बोन्स के एंड से वो लोग ले रहे हैं अपनी वास्कुलर सप्लाई। तो उसके बाद यही होता है कि पंपिंग एक्शन की वजह से इसकी वजह से हम एक पोस्चर में काफ़ी देर के लिए नहीं बैठ सकते क्योंकि पंपिंग एक्शन हो रहा है। देन उसके बाद हमारे पास जो मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा होता है उसके बाद हम बता सकते हैं कि L5 और S1 पे ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद डिस्क हर्निएशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपर जो है वो लोडिंग ना हो रही हो और वो डिस्क हर्निएशन की तरफ जा रहा होता है। लिगामेंट्स की बात कर देती है। लिगामेंट्स हमारे पास जो आ रहे थे सो इंटीरियर लिगामेंट आ रहे थे, पोस्टीरियर वाले वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर। देन उसके बाद स्पाइनोजम लिगामेंट जो स्पाइन के दरमियान लिगामेंट, फ्लेवम आ रहा था जो फ्लेवम के दरमियान रहता है। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि लिगामेंट जो फ्लेवम होता है वो लेंथन कर रहा होता है फ्लेक्शन के दरमियान, ठीक है। और लिगामेंट फ्लेवम जो होता है नेक में जाकर लिगामेंट नेकी बन रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्पाइनल कर्व। 3 किस्म के कर्व होते हैं, लार्डोसिस, कियोसिस और सेक्लेरोसिस हो रहा होता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि जिस तरह सर्वाइकल, ये मैंने बनाई सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रम आ रही है, ठीक है। हमारे पास कॉनकेव अगर हम बात की जाए तो लंबर सर्वाइकल जो कर्व होता है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉनकेव आ रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो दूसरे आ रहे हैं, देखिए थोरेसिक की बात करें और सेक्रल की बात करें, ठीक है, ये कर्व कॉनकेव है इंटीरियरली, जबकि जो लंबर सर्वाइकल के कर्व होते हैं वो कॉनकेव हो रहे थे पोस्टीरियरली। और जो सर्वाइकल के और जो सेक्रल के होते हैं ना ये हमारे पास शुरू से प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये प्राइमरी कर्व्स होते हैं, ठीक हो गया, ये आ रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो होता है दूसरे जो होते हैं वो सपोर्टिंग कर्व आ रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो होता है अब डिफरेंट कंडीशन होती है, लार्डोसिस, एल से शुरू होता है ना लार्डोसिस, तो लंबर में आ गया। कियोसिस जो हो गया वो थोरेसिक में कर्व ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये इबनॉर्मैलिटी की तरफ जा रहा होता है। एक नेचुरल कर्व पहले बता दिया, फिर आपने इसकी इबनॉर्मैलिटीज़ बता दी। देन उसके बाद हेरिडिटी कंडीशन आ रही है, कुछ पैथोलॉजी कंडीशन भी आ रही होती है। लंबर कर्व जो होता है वो लार्डोसिस की तरफ जा रहे थे, लंबर कर्व आ गया, देखिए लंबर में कब आ गया, मतलब लार्डोसिस आ गया, इस तरह बंदा टिल्ट कर गया, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट आ जाता है यहाँ एब्डोमिनल मसल, दो ही हमारी इंटीरियर साइड पे चीज़ें ना, पेल्विक और एब्डोमिनल मसल, उसमें कोई डिफॉर्मेशन आ गया, लार्डोसिस आ रहा था, कंजेंटल स्पाइनल डिफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। एब्डोमिनल मसल में आप फॉर एग्जाम्पल जो है इंसान बहुत ज़्यादा जिमनास्टिक कर रहा है, स्टेकिंग या जेवलिन को थ्रो कर रहा है, जिसकी वजह से ये कर्व आ रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है लो बैक का पेन का भी इशू आ रहा है, ओबेसिटीज़ वगैरह भी इसकी वजह से आ रही होती है। देन उसके बाद हमारे पास जो आ रहा होता है
एक जो चीज़ आपने याद रखनी है स्टॉक के बारे में, ठीक है, मतलब बटरफ्लाई स्टॉक जो कर रहे होते हैं ना, उसमें जो होता है लंबर कव जो होता है लॉर्डोसिस ज़्यादा आ रहा होता है। ये बात आपने इंपॉर्टेंट है याद रखनी। और ये जो बटरफ्लाई स्टॉक वगैरह ये मैंने आगे वाले चैप्टर में आपको जो स्विमिंग का चैप्टर, फ्लूइड का चैप्टर, उसमें डिटेल में चैप्टर नंबर 15 में बताया कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कियोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। कियोसिस जो होता है वो हमारे पास थोरेसिक कव आ रहा होता है और इसमें दोस्त है, एक ऑस्टियोपोरोसिस से सिचुआन डिजीज़ आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि वेज शेप स्टेप बन जाती है। सिचुआन डिजीज़ होती है 10 से 16 की ईयर में आ रही होती है, रैपिड जब ग्रोथ हो रही होती है थोरेसिक की, ठीक है, की रोल प्ले कर रही होती है। और ये तब आ रही होती है जब स्विमर बैक हो रहा था, ठीक है, मतलब स्विमिंग बैकवर्ड आप कर रहे हो ना, तब आ रहा था। ट्रीटमेंट क्या आ रहा होता है कि हम स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस दे रहे होते हैं पोस्टीरियर थोरेसिक मसल की। देखिए थोरेसिक में है तो पोस्टीरियर स्ट्रेंथन हमने थोरेसिक मसल को करना है। थोरेसिक लफ्ज होता है ये जेंडर एसोसिएटेड होता है, बहुत जेंडर में इक्वली हो रही होता है, ठीक है। और ये कंप्रेशन फ्रैक्चर मसल वीकनेस की तरफ लेके जा रहा होता है। देन इसके बाद हमारे पास दो किस्म की आ रही है एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। अब स्क्लेरोसिस की बात कर लेते हैं। स्क्लेरोसिस जो होता है वैरायटी ऑफ केस होते हैं, मतलब इधर को टिल्ड आ जाए, इस तरफ लेटरल टिल्डिंग आ गई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये डिटेल भी मैंने A.मेडिकल नॉलेज पे आपको मिल जाएगी अगर आपने एक एक की डिटेल और एक एक लफ्ज़ समझना है। तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल आ रहा था। स्ट्रक्चरल इनफ्लेक्सिबल होता है, प्रेसिस्ट कर होता है लेटरल बेंडिंग। नॉन स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबल होता है, लेटरल बेंडिंग, मतलब इसको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो तो आप नहीं कर सकते, इसको स्ट्रक्चर में मसला आ गया, ठीक है। फिर मूवमेंट ऑफ स्पाइन की बात की जाए तो ये हमारे पास देखें अपराइट पोजीशन में इस तरह स्पाइन है आपकी, देखिए फ्लेक्शन की तो थोड़ी आगे मूव की, लेकिन पेल्विक टिल्टिंग में पेल्विक भी टिल्ट कर गया, ठीक है, ये आ गया। जो होता है वो लॉर्ड ऑफ सुपाइन आ रहा था। लॉर्ड ऑफ सुपाइन जो होता है ये बॉडी का हमारे पास ना आपने चार चीज़ें याद रखनी। इसमें हमारे पास क्या आ रहा होता है कि बॉडी का वेट आ रहा था, मसल और लिगामेंट की टेंशन आ रही थी, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर और एक्सटर्नल वेट आ रहा होता है, ठीक होगा, ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बॉडी वेट ये चार चीज़ें आप लिख देंगे तो आपको समझ लगी कि भाई ये चीज़ें जो है ये लोड में कर रहे होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन है वो लॉर्ड ऑफ सुपाइन आ रहा होता है। एंड पे मैं आपको बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन आपने लॉन्ग्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। फोर्सेज एक्टिब्यूट करी थी, ग्रेविटी आ रही थी, ग्राउंड डायरेक्शन फोर्स, लिगामेंट और मसल की टेंशन आ रही थी, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर आ रहा होता है, दूसरे बाद एक्सटर्नल ऑर्डर बॉडी वेट आ रहा होता है, ठीक है। अब जो है ना बॉडी वेट देखें जब अपराइट पोजीशन में तो आपका हेड का जो वेट आ रहा है, देन उसके बाद हमारे आर्म का जो वेट आ रहा है, ठीक है, और लेग का आ रहा है, ग्राउंड डायरेक्शन फोर्सेज आ रही है, और अगर आपने कोई हाथ में कोई डब्बा वगैरह पड़ा है उसका वेट आ रहा है, ये हमारे पास लोड आ गए सुपाइन पे, ठीक है। जब इरेक्ट पोजीशन में होता है ना तो टोटल बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रहा होता है, इंटीरियर स्पाइनल कॉलम में जा रहा होता है, ठीक है। जैसे ही आप देखें ये यहाँ से ये आप समझिए फॉर एग्जांपल कोई भी आदमी है, इसने आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है, ये जो है ना ये आगे की तरफ इसने ये आगे की तरफ है, पेन फॉर एग्जांपल ये है आगे की तरफ और इसने पीछे की तरफ आना है। ये जो है ना ये वाला एरिया कवर जो कर रहा है, ये ऊपर एंगल जो बना रहा है वो हमारे पास मूवमेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक जो मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट आर्म आ गया। अब ये जो होगा यहाँ पे क्या होगी, टॉर्क जो होगी वो प्रोड्यूस होगी और इसके टेंशन बैक के मसल में टेंशन बनेगी जिसकी वजह से बैकवर्ड आ रहा है और ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है टॉर्क हुआ, ठीक है, ये मूवमेंट आर्म आ गया। इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है A.मेडिकल नॉलेज पे, आप वहाँ पे समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ठीक है। फ्लेक्सर मसल जो होता है वो इंक्रीज कर देते हैं, स्मॉल अच्छा अब ये बता दी कि बैक मसल ने टॉर्क प्रोड्यूस की, देन उसके बाद वर्टिब्री जॉइंट के दरमियान जो होता है वो स्मॉल हमारे पास आ रहा होता है मूवमेंट आर्म, ठीक है, एक्सटर्नल लोड भी आ रहा होता है, ठीक है। मेजर फोर्सेस जो स्पाइन पे एक्ट कर रही थी मसल एक्टिविटी के दरमियान, देन उसके बाद ये देखिए सेमी फ्लेक्स पोजीशन में आ गया तो कितने ज़्यादा वेट आ गए, ठीक है। टॉर्क ऑल फोर्सेज इंटीरियरली हो रही है, इंटीरियर के मसल काम करें, बैक के मसल काम करें, देन उसके बाद आपने बता देना है कि जैसे हम अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो कंप्रेशन आ रहा था लंबर में, इंक्रीज हो रहा था सिटिंग में स्पाइनल फ्लेक्शन, जब सिटिंग में जा रहे तो पेल्विक रोटेट कर रहा था बैकवर्ड, लॉर्डोसिस आ रहा था, स्लम्प सिटिंग पोस्चर जो होता है वो लोडिंग को बेर कर, एर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन चेयर्स आ रही होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक बॉडी वेट जो होती है सुपाइन में शेयर आ रहा होता है, लंबर सुपाइन में आ रहा होता है, शेयर जो होता है वो टेंडेंसिटी ऑफ वर्टिब्री इंटीरियरली लेके आ रहा होता है और फाइबर्स हो रहे होते हैं स्पाइनल में, अब टेंशन प्रोड्यूस होती है मसल में इंक्रीज हो रही होती है, कंप्रेशन और शेयर ऑन वर्टिब्री जॉइंट में इंक्रीज हो जाते हैं। शेयर जो होता है वो कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है मसल टेंशन लंबर रीजन में आ रहा होता है, शेयर आ रहा होता है, शेयर जो होता है वो हमेशा याद रखना है कि डिस्क की जब भी स्लिप होती है ना तो शेयर प्रोड्यूस हो रहता है, डिस्क की हर्निनेशन आ जाती है, मतलब जो डिस्क स्लिप होगी जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के स्पाइनल नर्व रूट है उसको डैमेज
डैमेज कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बता देनी है कि जो हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन लिगामेंट सपोर्टेड कर रहे होते हैं, ठीक है, ये बातें बता देनी है। और फॉर एग्जांपल अब ये इस डायग्राम में ये बताते हैं कि कोई भी लोड हमने बेयर करना है ना, तो फ़ौरन हमने कहना नहीं है कि इस तरह करें, इस तरह जो होता है वो लोड ज़्यादा पड़ा होता है, ज़्यादा कंप्रेशन फोर्सेस प्रोड्यूस है, तो पहले नी पे बर्न करके फिर करें। फिर उसके बाद होता है कि अगर जो ओल्ड एज के पीपल हैं उन्हें हम कहते हैं कि थाई को पकड़ के फिर करें, मतलब वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके हम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा था बैकवर्ड लोडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था वो इसमें यही था। अब इंजरीज़ की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं। इंजरीज होती है, लो बैक पेन की इंजरी आ रही थी, लो बैक 85% कॉमन होती है, वर्क प्लेस की वजह से आ रही है। लंबर में ज़्यादातर लो बैक पेन आते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है, सोशल का मैकेनिकल आ जाता है। लार्ज लोडिंग आप कर रहे हो या स्मॉल लोडिंग कर रहे हो, टेंशन लिगामेंट में प्रोड्यूसर नर्व और मसल की डिस्टर्बेंस वहाँ पे आ रही है, ठीक है। रेपिटेटिव एक्टिविटी करें, मैकेनिकल डिसएडवांटेज आती है। बोनी स्ट्रक्चर इन्वर्टिब्रेट और लिगामेंट सपोर्ट कर रहे थे स्पाइनल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। मसल वीक हो जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास मसल में स्टिफनेस इंक्रीज हो रही थी, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा होता है। ट्रंक मसल जो होता है वो हमारे पास एंडोरेंस कर रहे होते हैं, प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब हम हाइपर एक्सटेंशन कर रहे होते हैं, हाइपर एक्सटेंशन करते हैं, फेसेट में कंप्रेशन आता है, इन्वर्टिब्रेट रिंग में प्रेशर चेंज होता है। सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी आप देख सकते हैं, रेपिटेटिव इन्फ्लेमेशन के मसल्स में स्पाज्म आ जाता है, ठीक है। कॉन्ट्यूजन मसल में स्ट्रेन है, लिगामेंट में स्ट्रेन है। 97% बैक पेन इस तरह जनरेट हो रही होती है। एक्यूट फ्रैक्चर होता है, पॉजिटिव फोर्सेज होती है, ट्रांसफर स्पाइनिज्म प्रोसेसेस में आती है। ज़्यादातर एक्यूट फ्रैक्चर जो होते हैं वो हमारे पास कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में आ रहे थे, जैसे बास्केटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं, तब भी हमारे पास आ रहे हैं। शैलो वाटर में हट जा रहा है, तब भी हमारे पास एक्यूट फ्रैक्चर स्पाइनल पे आ रहे होते हैं, ठीक है। वर्टिब्री आ रहा है, कंप्रेशन लोड जब ज़्यादा लग रहा था सपोर्ट वगैरह में, एंड प्लेट्स पे एंटीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं। देन उसके बाद स्पाइनल स्ट्रेस इंजरीज वगैरह आते हैं, ठीक है। और रिब्स का फ्रैक्चर्स आ रहा होता है, जो एक्यूट फ्रैक्चर्स में सबसे ज़्यादा शिप फ्रैक्चर आपने याद रखना है। देन उसके बाद रिब्स के फ्रैक्चर, अगर रिब को क्रैकिंग फ्रैक्चर आ रहा था, स्पाइनोजम ट्रांसफर्स, और जो स्पाइनोजम ट्रांसफर होता है वो एक्सट्रीमली पुल की वजह से आता है, चलीट में आ रहा है। स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात की जाती है, स्ट्रेस फ्रैक्चर में स्पॉन्डिलाइसिस होता है, जहाँ पे फ्रैक्चर में एक इन्वर्टेड न्यूरल आर्च में देखें एक पार्ट सा बन गया, ठीक है। और ये दोनों सेपरेट हो जाएगी, स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, बायलेटरली फ्रैक्चर आ गया, मतलब पार वो इंटीरियरली स्लिपेज हो गई। वर्टिब्री फ्रैक्चर आ रहा था, पार से ट्रकलेक्टिव हेयरलाइन फ्रैक्चर आता है, सेपरेशन मैकेनिकल स्ट्रेस है, लंबर स्पाइन में हाइपर एक्सटेंशन कर रही थी, इंटीरियरली डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वर्टिब्री की। 10 to 15 ईयर्स में ये कॉमन आ रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास जो होता है ये हील जो होता है ये टाइम से हील नहीं हो रहा होता है, क्योंकि देखिए वो सेपरेशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन होती है। लो बैक पेशेंट में ज़्यादा आ रही थी, C5 से C6, C6 से C7, L4 से L5 और L5 से S1 में आ रही होती है। 1 to 5% आ रहा था, जो देखिए न्यूक्लियस पल्पोसिस मूव कर गया। इसमें ना 4 कैटेगरी होती है, वो यहाँ पे नहीं लिखी होती। एक होती है बल्जिंग, प्रोट्रूजन, एक्सक्रूजन और एक्सक्रूशंस आ रही होती है, ये 3 आ रही होती है। ये तीनों सिम्टम्स आ रही होती है न्यूक्लियस पल्पोसिस की, जहाँ पोस्टीरियर लिगामेंट के साथ इंटैक्ट कर रहा होता है और उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। जितने नर्व रूट हो रहे होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर इर्द गिर्द गिर होते हैं, डिसकंटिन्यूएशन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो नर्व रूट को ये तंग कर रही होती है ना, वो मसला क्रिएट कर रही थी। एक्सरे में हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास डिसकंटिन्यूएशन आ गई। इसके 3 तरीके होते हैं। मेडिकेशन दे रहे होते हैं सबसे पहले, दूसरा जो होता है कंजर्वेटिव मेटल आ रहा होता है कि आप मेडिसिन देकर पेशेंट को ठीक कर ले। दूसरा हम इसे कह रहे थे कि एपिडर्मल इंजेक्शन लगा ले, ठीक है। एपिडर्मल इंजेक्शन कंजर्वेटिंग मेडिसिन के साथ साथ आपको फिजिकल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है कि एपिडर्मल इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, स्टीरॉयड का यूज़ कर रहे होते हैं। और तीसरा जो होता है वो हम फिर सर्जरी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। सर्जरी रिस्की प्रोसेस होता है, सबसे बेहतर पेशेंट्स ये होता है कि मेडिकेशन आप दें और साथ साथ फिजिकल थेरेपी करवा लें। विस्पल इंजरी जो होती है एक्सीडेंट में एक्सेलरेशन डेक्सेलरेशन मूवमेंट होती है। सर्वाइकल स्पाइन में स्ट्रेस आ रहा है, स्पाज्म आ रहा है, ठीक है। एस शेप में हमारे पास जो सर्वाइकल स्पाइन होती है वो एस शेप में होती है। अपर सेगमेंट फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, लोअर सेगमेंट एक्सटेंशन कर रहे होते हैं। नेक इसकी वजह से ना जो अपर और लोअर सर्वाइकल इंजरीज पॉसिबल हो रही थी, जिसकी वजह से नेक पेन आ रही थी, मसल्स पेन आ रही थी और नमनेस वगैरह होते हैं। 50 to 60% हेडेक भी आ रहा था। वुमेन ग्रेट रिस्क होता है विस्पल इंजरी का। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।